दिल्ली में चल रही है एनडीए की नेताओं की बैठक। बिहार से जुड़े जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं, तो क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा है, इस पर आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा एनडीए मुकेश साहनी को अपने खेमे में लाने के लिए कितनी सीटें देने को तैयार है, बातचीत क्यों नहीं फिक्स हो पा रही है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उनको लालू यादव कितनी सीटें देने को तैयार हैं, क्या चर्चा हुई है, इस पर बात करेंगे। सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। आप देख रहे हैं राग बिहारी। पंकज जी, हाँ, सबसे पहले तो एनडीए की बैठक पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड जो है, जो सारी रस्साकशी चल रही है बिहार में, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो विपक्ष हो, सबके अंदर यही है कि भाई कौन ज़्यादा सीटें ले पाएगा चुनाव लड़ने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रमुख एजेंडा तो एनडीए की इस बैठक में ये भी रहा होगा। देखिए, आपको बताएं कि जब भी संसद सत्र चलता है तो एनडीए के नेता मिलते हैं, मतलब बिहार के एनडीए के नेता मिलते हैं। और ये मीटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि 29 तारीख को अमित भाई शाह दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं, माफ करिएगा बिहार पहुंचने जा रहे हैं। जी जी जी। तो अब आप ये समझिए कि संजय जायसवाल के घर पर मीटिंग है, बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे, सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ आपको बता दें चिराग पासवान मौजूद रहेंगे, जीतन राम मांझी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहेंगे। तो इस तरह का एक भोज, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहेंगे, और मुझे लगता है ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो कुछ इस तरीके के नेता वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और पर्पस ये होगा कि एनडीए जो चुनाव लड़ने जा रही है महागठबंधन के खिलाफ, तो आपस पार्टीज में किस तरह का समन्वय रहे, गठबंधन रहे, किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहे, और जो इन लोगों का टारगेट है कि 225 को हम कैसे अचीव करें। आपको ये बता दें कि इस तरह की चर्चा बहुत जोरों पर है। दरअसल एनडीए में अब किसी बात को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। नीतीश कुमार जिस तरीके से सदन में दिखाई पड़ रहे हैं, और आरजेडी नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास करती हुई दिख रही है, आरक्षण जैसे मुद्दे को खूब तूल दे रही है आरजेडी, तो निश्चित तौर पर आरजेडी का जो चुनाव लड़ने का रणनीति क्या होगा उसको एनडीए भांप रही होगी, और उसको फिर कैसे काउंटर किया जाए इसकी एक तैयारी शुरू होगी। तो संजय जायसवाल के घर पर मुलाकात होगी, आपस में नेताओं की एक औपचारिक मुलाकात होगी, चर्चा होगी, कुछ थोड़ा सा एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि भाई कैसे हम लोग को चुनाव लड़ना है, किस मुद्दे को उठाना है। आपको याद होगा कि एक बात सम्राट चौधरी कहते हुए पाए गए थे कि भाई हमें तेजस्वी पे अटैक नहीं करना है, हमें लालू प्रसाद पे अटैक करना है। तो इस तरह की बात चर्चा में होगी कि आखिरकार जंगल राज की बात करनी है, या हमें तेजस्वी पे अटैक करना है, हमें किस पे अटैक करना है, हमें कौन सी बातें सामने लानी है, हमें क्यों युवाओं को आकर्षित करना है। दरअसल कन्हैया यात्रा कर रहे हैं, तो कन्हैया की सभा में लोग आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अपर कास्ट में मैसेज क्या देना है, दलितों को कैसे साधना है, ओबीसी ईबीसी को कैसे साधना है, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे। फिर ये कहा जाएगा कि किस तरीके से, जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने नौकरियां दी हैं, तो ये बताएंगे कि कैसे एनडीए की सरकार ने नौकरी दी है, आरक्षण को लेकर के हमारा नजरिया क्या रहा है, कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, बिहार को कितने पैसे दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, और बिहार के लिए केंद्र सरकार कितनी चिंतित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बिहार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अमित शाह क्या सोच रहे हैं। तो अमित शाह तो चाणक्य माने जाते हैं, जमीन पर कैसे लड़ाई लड़ी जाए, मुद्दे क्या अहम होंगे, किस चीज़ को टारगेट किया जाए, उसके लिए किसको डेप्यूट किया जाए, ये सारी बातें अमित शाह वहाँ पहुँच करके करेंगे। इसलिए 29 तारीख को सबको मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तमाम सांसद, विधायक, ऑफिस वेयरर्स, संगठन के लोग, सब लोगों से अमित शाह मिलेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 26 तारीख को, यानी कि आज, जो एनडीए की मीटिंग है संजय जायसवाल के घर, वो भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। सभी नेताओं का मिलना इस बात का सूचक है कि एनडीए एकजुट है, एकजुट होकर के चुनाव लड़ना चाहता है, बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना चाहता है, और
एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाना चाहता है। और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहता है। देखिए चर्चा का विषय रहेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाए। चेहरे पर नेतृत्व नहीं, नेतृत्व मुख्यमंत्री देखिए वो तो ये आप जान लीजिए कि नीतीश और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये जो मैं समझ पा रहा हूं। चुनाव के बाद? जी हाँ, चुनाव के बाद शपथ भी नहीं अब आप देखिए ना क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा और अमित शाह जाएंगे तो ये मुद्दा होगा। अरे भाई, आप ये सोचिए, जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने खुलेआम मांग किया है कि नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी करिए और जारी किया जाए। तो सवाल यह है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सब लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या बीजेपी गिर रही है? बीजेपी के लिए भी ये चिंता का सबब होगा। प्रशांत किशोर ने क्या बात कही है? प्रशांत किशोर ने यही तो कहा है कि घर घर में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, क्या उम्र के इस पड़ाव पर क्या वो सही फैसले ले सकते हैं? 13 करोड़ जनता के जो गार्जियन हैं क्या सही तरीके से फंक्शन कर सकते हैं? क्या उनकी बौद्धिक क्षमता उस तरह की है, या वो एक डमी बैठे हुए हैं जिनको कुछ अफसर चला रहे हैं, कुछ नेता चला रहे हैं? और इस तरह का आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। तो आप समझिए, जब इस बात की चर्चा हो रही है तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों को नापेगी कि आखिरकार क्या किया जाए, इसका जवाब क्या है, कैसे जवाब दिया जाए? नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो ये सच है 10 से 13% वोट नीतीश के पास है, इसका फायदा एनडीए को होगा। लेकिन क्या वाकई वो फायदा होगा, इसका भी आकलन करने का प्रयास तो किया जाएगा। ये देखिए हॉट टॉपिक है और इसकी चिंता सब लोग कर रहे हैं जो एनडीए के सिंपैथाइजर हैं, समर्थक हैं। तो सवाल यही उठता है कि अंदर खाने इन तमाम बातों पर चर्चा होगी कि अगर ये आरोप जो हमारे विरोधी लगाते हैं उसको काउंटर कैसे करना है और हर हाल में एनडीए की सरकार कैसे बनानी है। बिल्कुल। अब सरकार बनाने के लिए सहयोगी चाहिए, तो जो फिलहाल सहयोगी हैं वो तो हैं ही हैं और उनकी बैठक भी हो रही है, पर और ऑप्शंस भी तलाशे जा रहे हैं। उसी में एक तो ऑप्शन है मुकेश सहनी, जो कि लोकसभा चुनाव में देखे गए थे तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे। अब उनको अपने तरफ लाने की कवायद चल रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या वाकई कुछ सीटें ऑफर की गई हैं? देखिए, आपको बताएं, सिर्फ हेलीकॉप्टर में नहीं घूम रहे थे, मछली भी खा रहे थे और संतरे भी खा रहे थे जी। और एक मैसेज देने का भी काम कर रहे थे कि कैसे साहनी समाज, मल्लाह समाज जो है वो किस तरीके से लालू यादव के करीब है, तेजस्वी यादव के करीब है। इस तरह का वो मैसेज देने का प्रयास कर रहे थे। पर मुकेश सहनी पॉलिटिक्स में हार्ड बार्गेन के लिए जाने जाते हैं और मुकेश सहनी चुनाव से पहले इस तरह का क्रियाकलाप करते हैं। मेरी जानकारी में उनको एनडीए के तरफ से 6 से 7 सीटें दी जा रही हैं, उससे ज़्यादा एनडीए देने को तैयार नहीं है। और मुकेश सहनी की इच्छा है कि एनडीए का फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, एनडीए के साथ रहेंगे तो कम से कम एक मंत्री पद भी मिलेगा, क्यों नहीं, हमें वैसे करना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि 6 से 7 पर ही अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी उनको 11 से 12 सीट देने को तैयार है, पर अंदर खाने मुझे पता है कि 11 से 12 के अलावा 15 सीट तक आरजेडी जा सकती है। और साथ ही साथ ये जान लीजिए कि चुनाव लड़ने के लिए तमाम रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है, उसकी मदद भी महागठबंधन में उनको की जाएगी। पर क्या वो एनडीए में की जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। और दरअसल यही बात है कि अपनी पार्टी को कैसे बचाएं मुकेश सहनी, फिर ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे जीतें, ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे लें, इसका दबाव बना रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा ना कि सिवान पहुंच करके वो ओसामा के साथ इफ्तार कर रहे थे। क्या मतलब है इसका, ये भी समझने का प्रयास करिए। एक तरफ कांग्रेस दबाव बना रही थी तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी तो बना रहे थे। तो मुकेश सहनी और भी सीटें महागठबंधन में चाह रहे हैं, उनका बार्गेन करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। पर इसमें किस हद तक सफल हो पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। मुकेश सहनी किधर भी जा सकते हैं, इस बात को जान लीजिए। इस बात को जान बेहतर डील जो देगा, बेहतर डील जो देगा उधर जाएंगे। अरे अभी महागठबंधन तो ये भी तो नहीं कह रहा कि डिप्टी सीएम है हमारे,
और हम आपको बताएं कि कांग्रेस जो सीएम के चेहरे पर रार कर रही है आरजेडी के साथ, कांग्रेस क्यों कर रही है ये हम बताएंगे अपने अगले शो में कि क्यों करना चाह रही है। पंकज जी अपने अगले शो के पीछे दे देते हैं ठीक है कि वो किसको डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। तो इस तरह की मंशा कांग्रेस के भीतर है कि कांग्रेस अगले चुनाव के लिए क्या सोच रही है। कल तो डिक्लेरेशन हो गया ना कि आरजेडी के साथ लड़ेंगे, पर अभी तक ये नखड़ा था तो क्यों था, ये भी तो महत्वपूर्ण जानकारी है। नखड़ा था तो भाई मनमाफिक सीट मिले, कितनी मिले, किस शर्त पे मिले, आपके शर्त पे हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये सारी बातें भी तो है। पर इसके अलावा और क्या कांग्रेस को चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि देखिए बेहतर डील की तलाश में है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को बेहतर डील जिधर मिलेगा उधर जाएंगे। अभी की स्थिति में एनडीए 6 से 7 सीट मैक्सिमम, उससे ज्यादा कोई मदद करने को एनडीए तैयार नहीं है। और महागठबंधन के तरफ से 11 से 12 सीट ऑफर हुआ है, ये बढ़ करके 15 तक जा सकता है, उससे ज्यादा किसी सूरत में नहीं जाएगा। और मुकेश सहनी 15 से ज्यादा चाहते हैं और इधर एनडीए से 10 सीट कम से कम चाहते हैं। तो ये अगर 10 सीट भी एनडीए दे दिया तो मेरी जानकारी में मुकेश सहनी एनडीए के तरफ रुख कर जाएंगे। तो सवाल यह है कि मुकेश सहनी के पास असली चुनौती पार्टी को मजबूत रखना है, वो जो बात कह रहे हैं अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखना है, और इसलिए उनको जो बेहतर डील देगा उधर जाएंगे। और ये उनके लिए चुनौती इसलिए भी है कि लगातार कई चुनाव हारे हैं। तो अगर लगातार हारते रहेंगे तो फिर समर्थक भी भाग जाते हैं, नेता भी भाग जाते हैं। कई लोग भाग गए ना उनको छोड़ करके। अरे भाई राजभूषण चौधरी उन्हीं के साथ थे ना जो मुजफ्फरपुर से जीते और अभी मंत्री बने। तो इस तरीके से कई लोग चले भी जाएंगे। इसलिए इस बार ऐसा चुनाव करें जिससे उनकी सीटें भी ज़्यादा हो और उन्हें मंत्री पद भी मिले। क्योंकि जान लीजिए पार्टी बनाए रखने के लिए और मजबूती के लिए सत्ता का होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके कार्यकर्ता भाग जाते हैं, आपके साथ जुड़े नेता भाग जाते हैं। इसलिए ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल। अब हमने एनडीए के बारे में कर लिया, अब थोड़ा विपक्ष के बारे में भी कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव भी जाहिर सी बात है कि नए लोगों को शामिल करने में लगे हुए हैं। उसमें एक नाम पशुपति पारस का है, जो बिहार की राजनीति तो बेचारे कहे जा सकते हैं, जिस तरीके से उनको अलग थलग होना पड़ गया। तो क्या कुछ बात चल रही है? देखिए पशुपति पारस 10 सीट चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद ने 5 सीट की गारंटी दे दी। बताइए, जो मेरे पास जानकारी है। तो 5 सीट पर पशुपति पारस लड़ेंगे, जहां तक मुझे जानकारी है, जो मेरे सूत्र बताते हैं। अब 5 सीट को पशुपति पारस कैसे बांटेंगे? एक तो प्रिंस राज लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जो कि पूर्व सांसद हैं समस्तीपुर से, और किसको उतारेंगे? उसमें सूरजभान सिंह की बड़ी भूमिका होगी। सूरजभान सिंह एक तरीके से पार्टी के फिनेंसर टाइप हैं। तो सवाल ये उठता है कि उनकी मर्जी से किस किस को टिकट मिलेगा। सूरजभान सिंह भी चाहेंगे कि उनके छोटे भाई चंदन सिंह जो नवादा से सांसद थे, वो क्या नवादा से चुनाव लड़ेंगे, कहां से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लालू प्रसाद ने 5 सीट का ऑफर पशुपति पारस को किया है। इफ्तार पार्टी का विजुअल देखिए, आपको पता चलेगा कि एक सोफे पे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी बैठी हुई हैं, उनके बगल में पशुपति पारस बिल्कुल मौलाना टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दाहिने तरफ फिर तेजस्वी यादव हैं, शिवानंद तिवारी हैं, जयप्रकाश यादव हैं, आरजेडी के कई बड़े नेता हैं। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि लालू परिवार में, लालू प्रसाद की पार्टी में पशुपति पारस का वेलकम हो रहा है। और पशुपति पारस के वेलकम का मतलब है कि सूरजभान सिंह उसके रीढ़ हैं, उसके बैकबोन है। सूरजभान सिंह अपने 2-3 उम्मीदवार को जरूर चुनाव लड़ाएंगे, बाकी 2 में उनके परिवार के भी लोग हो सकते हैं, हो सकता है पशुपति पारस भी चुनाव लड़ लें, पर उनके भतीजे जरूर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से लालू प्रसाद अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए ऐसे छोटे छोटे दल को अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिससे उनका गठबंधन मजबूत दिखे। वैसे आपको बता दें कि एनडीए का जिस तरह का गठबंधन है, वो निश्चित तौर पर जातीय समीकरण के लिहाज से महागठबंधन की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है। लेकिन कांग्रेस भी मशक्कत करती हुई दिख रही है। कल आरजेडी के
साथ चुनाव लड़ने का कांग्रेस ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। कन्हैया की पदयात्रा चल रही है। अब कन्हैया क्या वाकई बेरोजगार को, युवक को अपने साथ जोड़ पाते हैं क्या? क्या जो पलायन रोको रोजगार दो, उनकी जो ये यात्रा है वो हिट होगी क्या? कितने % वोटर्स को ऐड ऑन कर पाएंगे कन्हैया? ये ऐसे सारे सवाल का जवाब चुनाव के परिणाम में ही मिलेगा। लेकिन बहरहाल जो राजनीति की स्थिति है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। बाकी सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा कि कौन सा गठबंधन अंत में कैसा स्वरूप लेता है और कौन सा साथी किसके साथ रहता है। बाकी चुनाव तो जनता यानी आप करेंगे। आज के शो में हमारे राग बिहारी में इतना ही। बिहार को लेकर जो गठबंधन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, सीटों की जो डीलिंग चल रही है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। जो बेसिस और पुख्ता जानकारी हम तक आते रहेंगे, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।